नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप मैकेनिकल लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में प्रोसेस कंपैरिजन के बारे में। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हमने 5 प्रोसेस के बारे में जाना। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने दे दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन आज हम इन सभी प्रोसेस का कंपैरिजन करेंगे। ज्यादातर आप लोगों में होता क्या है कि ये प्रोसेस जो है इनका जो डेरिवेशन है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो इनके फॉर्मूले आप लोगों को उतने अच्छे से याद नहीं हो पाते। इसीलिए मैंने ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कंपैरिजन वीडियो बनाया है कि आप इससे जितनी भी प्रोसेस है सबके फॉर्मूले बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में एक्चुअल में होता क्या है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे सभी प्रोसेस बनाई जा सकती हैं, सभी प्रोसेस का डेरिवेशन किया जा सकता है। अगर हम पॉलीट्रॉपिक में n की वैल्यू 0 रखते हैं तो पी भी 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब जो p है वो ऑलरेडी कांस्टेंट हो जाता है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस मिल गई हमें। अगर हम n की वैल्यू इनफाइनाइट रखते हैं तो v इनफाइनाइट हो गया और v कांस्टेंट हो गया, तो आइसोकोरिक प्रोसेस मिल गई। v की पावर इनफाइनाइट हुई तो v कांस्टेंट हो गया और आइसोकोरिक प्रोसेस मिल गई। अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो p भी कांस्टेंट हो जाता है और हमें आइसोथर्मल प्रोसेस मिल जाती है। फिर अगर हम n की पावर गामा रखते हैं तो क्या हो जाता है, p भी गामा इज इक्वल टू c, आइसेंट्रोपिक कांस्टेंट। एंट्रोपी ये कांस्टेंट हो गई इसमें, तो ये हो गया। तो इसीलिए हमने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को लिया है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में से हम अच्छे समझ सकते हैं, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक का फॉर्मूला क्या होता है, pvn इज इक्वल टू सी, मतलब pv की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये है। अब इसमें हम n की वैल्यू जैसे चेंज करते जाएंगे, 0 रखे तो आइसोबैरिक, इनफाइनाइट रखे आइसोकोरिक, 1 रखे आइसोथर्मल, इनफाइनाइट गामा रख दिए तो आइसेंट्रोपिक। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हो गई। अब इनका कंपैरिजन थोड़ा समझ लेते हैं। ये मैंने एक टेबल तैयार की, अब इसमें से आप समझेंगे। पहले क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब आइसोकोरिक वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया हमारा कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो पीवी जो था फॉर्मूला पीवी इक्वल टू आर, टी आर ऑलरेडी कांस्टेंट है तो पी अपान टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हो गया। इसी तरह दूसरी प्रोसेस है आइसोबैरिक, मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो पी कांस्टेंट हो गया, उधर आर कांस्टेंट है तो वी अपान टी हो गया। आइसोथर्मल में इधर पीवी भी कांस्टेंट हो गया, उधर टी भी कांस्टेंट है, तो ये हो गई हमारी आइसोथर्मल। आइसेंट्रोपिक में जो हमारी एंट्रोपी होती है वो कांस्टेंट हो गई, तो पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये हो गया हमारा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो आप लोगों को याद क्या करना है, जनरली आप बेसिक फॉर्मूला याद करिए। ये जो इसका बेसिक फॉर्मूला है ये, तो आप इस बेसिक फॉर्मूले को याद करिए कि इसमें होता क्या है एक्चुअल में। ये बेसिक फॉर्मूला आपसे बन जाएगा तो बाकी सब बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये हमारी इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी सब में सेम रहेगी। फर्क क्या रहेगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी। सेम एंथैल्पी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर डिफरेंस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो Cp है T2 माइनस T1, Cp हो गया कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट,
और T2 माइनस T1 हो गया टेम्परेचर डिफरेंस, ये हो गई एंथैल्पी। अब ये एंथैल्पी भी सब में सेम होती है, आइसोथर्मल बस में जीरो हो जाएगी, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर है इसका कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चाहे आप T1 रखिए तो T1 माइनस T1, T2 माइनस T1 सब T1 हो जाएगा, सब T हो जाएगा, T2 भी T हो जाएगा, T1 भी T हो जाएगा, तो T माइनस T तो जीरो ही आएगा। अब वर्क डन देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझने लायक है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है तो हमारा जो वर्क डन होता है वो जीरो मिलता है। क्यों जीरो मिलता है? क्योंकि एक फॉर्मूला है PV P डेल्टा V इज इक्वल टू W, P डेल्टा V इज इक्वल टू W, P डेल्टा V इज इक्वल टू W, ये वर्क डन का फॉर्मूला होगा। और जब यहाँ पे डेल्टा V है जीरो हो गया, मतलब जो डेल्टा V है वो जीरो हो गया, तो वर्क डन ऑलरेडी जीरो हो गया। अब वर्क डन जीरो हो गया तो जो हमारी हीट थी इंटरनल हीट के इक्वल हो गई, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारी हीट इंटरनल हीट के इक्वल हो गई, वॉल्यूम और वर्क डन जीरो हो गया, वॉल्यूम जीरो, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो सेम आइसोबैरिक प्रोसेस में जो हमारी हीट होती है एंथैल्पी के इक्वल हो जाती है, और जो हमारा वर्क डन होता है वो क्या आता है, W इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है तो P इंटू वॉल्यूम डिफरेंस हो गया, वॉल्यूम में कितना डिफरेंस हुआ, तो ये हमारा वर्क डन हो गया, कांस्टेंट प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिफरेंस, वर्क डन हो गया। और जो हमारी हीट थी वो निकल आई एंथैल्पी के इक्वल। अगले प्रोसेस में आइसोथर्मल में क्या हो गया कि हमारा जो वर्क डन निकला, वर्क डन क्या निकला, P1 V1 log V2 अपान V1, ये हमारा वर्क डन निकल आया। तो जो हमारी हीट होती है वो क्या होती है, वो भी वर्क डन के इक्वल हो जाती है इसमें भी। तो याद करने में ये भी आसान है, ये वर्क डन के इक्वल हो गई। अगली प्रोसेस में क्या हो गया कि जब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में गए तो इसमें इधर तो ठीक था भाई, इंटरनल एनर्जी भी है, एंथैल्पी भी है, वर्क डन इसका क्या हो गया, P2 V2 माइनस P1 V1 अपान 1 माइनस गामा, ये इसका वर्क डन हो गया। लेकिन जो इसमें हीट थी, हीट है जीरो हो गई, सब में कुछ ना कुछ जीरो हो रहा है, इसमें हीट है जीरो हो गई, ये जीरो हो गई, हीट और एंट्रोपी दोनों जीरो हो गए इसमें, क्योंकि पहले से ही दिया था कि आइसेंट्रोपिक मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी, तो एंट्रोपी कांस्टेंट तो हीट भी कांस्टेंट हो गई। अगली प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक है जिसमें W क्या आ गया, RT2 माइनस T1 अपान 1 माइनस N, ये W आ गया। और जो हीट थी, हीट क्या आ गई, Q इज इक्वल टू डेल्टा U मतलब इंटरनल एनर्जी इंटू गामा माइनस N अपान 1 माइनस N, ये हमारी हीट हो गई। अब देखते हैं एंट्रोपी। तो पहली प्रोसेस में जिसमें हीट हमारी इंटरनल एनर्जी के इक्वल आई, तो एंट्रोपी हमारी क्या कैसे हो गई, CV log T2 अपान T1। अब CV कहां से आ गया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक ही, वो यहां से आया इंटरनल एनर्जी से, इंटरनल एनर्जी के कारण ये CV आया, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में CV यूज हुआ है। अगली प्रोसेस में क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर हो गया तो CP आ गया, और जो हमारी हीट थी वो एंथैल्पी के इक्वल हो गई, और एंट्रोपी में CP आ गया, बाकी फॉर्मूला सेम है, log T2 अपान T1। अगली प्रोसेस में वर्क डन के इक्वल हमारा हीट हो गया, और बाकी इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी दोनों जीरो, तो अगली प्रोसेस में क्या आ गया, R आ गया, R log V2 अपान V1। फिर उसके अगली प्रोसेस में आइसेंट्रोपिक में, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, इसका तो हीट भी जीरो हो गई, एंट्रोपी तो ऑलरेडी जीरो है, इसका ये भी जीरो है, सब जीरो है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या हुआ कि हीट के अकॉर्डिंग एंट्रोपी निकल आई, तो D5 इज इक्वल टू CV गामा माइनस N अपान 1 माइनस N और log T2 अपान T1। अब इसको थोड़ा और इजी तरीके से अगर पॉलीट्रॉपिक को समझोगे तो सारी प्रोसेस बन जाएगी। इसको कैसे समझो, ये इसमें गामा माइनस N अपान 1 माइनस N तो पहले से ही है, तो ये कॉमन हो गया,
और ये जो डेल्टा यू था, डेल्टा यू यहाँ पे भी था आइसोकोरिक प्रोसेस में, तो डेल्टा यू का ये आ गया एंट्रोपी CV log T2/T1, और यही इसमें भी है। तो ये बहुत इजी मेथड है। मीन्स आपको करना क्या है कि आप इसको सिंपल तरीके से इसमें ये चीज ध्यान में रखिए कि इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, किसमें क्या चीज कांस्टेंट हो रही है और किसमें कांस्टेंट नहीं हो रही है। बेसिक फॉर्मूला आपको ध्यान में आ गया। फिर आप ये चीज ध्यान में रखिए कि इसमें जीरो क्या हो रहा है, कौन सी प्रोसेस में क्या जीरो हो रहा है। तो आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो हो गया, आइसोथर्मल में हीट जीरो हो गई, और इंटरनल एनर्जी मतलब एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी, और आइसेंट्रोपिक में हीट और एंट्रोपी जीरो हो गई। अब दो प्रोसेस बची आइसोबैरिक में क्या हुआ, प्रेशर कांस्टेंट है और हीट एंथैल्पी के इक्वल हो गई। और पॉलीट्रॉपिक में तो कुछ जीरो ही नहीं होगा, वो तो सभी प्रोसेस को जन्म दे रही है, उसमें आप वैल्यू बस रखते जाइए, एन जहां पे है उसकी वैल्यू आप प्रॉपरली रखते जाइए, जीरो, इनफाइनाइट, 1, गामा, आप वैल्यू रखते जाइए, वो देती जाएगी, सारी प्रोसेस दे देगी यहीं पे। ये बहुत इजी तरीका है प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के फॉर्मूलों को याद करने का। आई होप इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।